हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का जो ऑफिशियल मॉडल टेस्ट पेपर है उसको डिटेल में सोल्व करेंगे। सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन बी को सोल्व करेंगे। तो इसमें हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमारे पास एमसीक्यूज दे रखे हैं जो 18 एमसीक्यूज आएंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम। क्रोमियम के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं? तो हम देखते हैं क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s1 3d5। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब इसके अंदर 4s1 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जब इसको हम सेल के अंदर भरेंगे ऐसे, एस सब सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और डी सेल के अंदर हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसके पास 5 है। तो जैसे हमने इसके 5 सेल बना लिए, 5 इलेक्ट्रॉन, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसमें पूछा कि कितने उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने हो गए? 5 तो डी के अंदर है और एक एस के अंदर। टोटल कितने हो गए? 6। तो इसके पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोबेनियर ट्राइड। डोबेनियर ने ट्राइड दिए थे, 3-3 के सेट बनाए थे। उसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहले हम उसके ट्राइड देख लेते हैं। ट्राइड एक तो उसने दिया था लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। दूसरा ट्राइड उसने दिया था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तीसरा ट्राइड उसने दिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 ट्राइड उसने दिए थे, तो इसमें मैच कर लेते। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम फर्स्ट वाला तो होता है। आगे दे रखा है हीलियम, सोडियम और आर्गन। ये वाला नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तो ट्राइड उसने दिए थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग हेलोजन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसमें जो एनर्जी सबसे ज्यादा निकलेगी, किस ऑर्डर में निकलेगी? हमें पता है ऑर्डर तो ये होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। लेकिन जो फ्लोरीन होता है इसका ज्यादा छोटा साइज होने की वजह से और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर स्लाइटली ऐसे बन जाएगा कि फ्लोरीन से ज्यादा रहेगा क्लोरीन का, और बाकी ऑर्डर एज इट इज रहेगा पीछे वाला। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा, फिर उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग आर डायमैग्नेटिक। ये हमें 4 दे रखे ऑप्शन, इनमें से पूछ रहा है कि डायमैग्नेटिक कौन सा है। अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए हम एक आता है कि जिनके पास भी ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओड इलेक्ट्रॉन जैसे कि 3, 5, 7, तो वो हमेशा होते हैं पैरामैग्नेटिक। और जिनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे रहेंगे डायमैग्नेटिक। और इसमें 2 को छोड़ के जिनके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 16 इलेक्ट्रॉन हो, इन 2 स्पीसीज को छोड़ के बाकी सारे के सारे रहेंगे डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मीन्स होता है उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें डाया के अंदर ऑल पेयर्ड, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? पेयरिंग के अंदर। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे N2 पॉजिटिव दे रखा है। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक नाइट्रोजन के पास 7, 2 नाइट्रोजन के पास हो गए 14, और इसके ऊपर चार्ज दे रखा है प्लस का। तो एक जितना प्लस होगा उतना हम उसमें से कम कर देंगे, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 13। आगे दे रखा है 2 नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर 7, 2 के ऊपर हो गए 14 और 2 नेगेटिव ऊपर दे रखे हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएंगे ये इसके अंदर। तो यहाँ पे 7 और 2 16 हो गए। आगे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 के पास हो गए 16। आगे दे रखा है 2O2 नेगेटिव, तो एक ऑक्सीजन के पास 8, 2 के पास 16 और 2 नेगेटिव चार्ज दे रखा है, जितना नेगेटिव वो जुड़ेगा तो 16 और 2 18। अब इनमें से देख लेंगे जिसके पास ओड है, फर्स्ट वाला पैरामैग्नेटिक हो गया। आगे इसके पास 16 आ गए, इवन में आ रहा है, लेकिन इवन में हमने 2 स्पीसीज हटा दी थी, 10 इलेक्ट्रॉन और 16। तो ये भी हमारे पास पैरामैग्नेटिक और ये भी पैरामैग्नेटिक। हमारे पास डायमैग्नेटिक बचेगा ऑप्शन नंबर डी। डायमैग्नेटिक होता है जिसका मीन्स जिसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में हो, और पैरामैग्नेटिक का मीन्स जिसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ H2 इन ग्राम पर मोल। तो H2 के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन का तो होता है 16 और एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, इनको ऐड कर देंगे 16 और 2 18। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? 18। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन का मतलब ही क्या होता है? जिसके अंदर हीट चेंज कांस्टेंट हो, हीट चेंज ना हो, यानी कि हीट चेंज 0।
तो यहाँ पे टेम्परेचर ये इसमें क्या दे रखा है Q इक्वल टू 0, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हीट चेंज क्या हो 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K4FeCN6। इसके अंदर हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको K4FeCN6। तो जिसका कैलकुलेट करना है उसको तो x मान लेंगे, जैसे हमें आयरन का करना है तो इसमें आगे 4 पोटेशियम देती है, एक पोटेशियम होता है +1, तो यहाँ पे 4 का करना है तो 4 से गुणा कर देंगे उसको। एक साइनाइड के ऊपर चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे 6 साइनाइड है, इक्वल टू में लिख देंगे 0। तो हमारे पास हो गया प्लस का 4 प्लस में x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास +2। तो x ये जो हमारे पास आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे दे रखा है U का मीन्स होता है यहाँ पे ये डेल्टा U, डेल्टा का मीन्स चेंज और U का मीन्स इंटरनल एनर्जी। कंबेशन ऑफ मीथेन इज -x किलोग्राम पर मोल। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, उसके अंदर जो एनर्जी चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, उसको वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं कि जो एंथैल्पी चेंज की रिएक्शन क्या होती है इसके लिए। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन देखें, इसकी रिएक्शन होती है मीथेन का कंबेशन करना है, कंबेशन का मीन्स बर्न इन एयर। तो यहाँ पे हमें मिलेगी CO2 गैस प्लस में वाटर मिलेगा लिक्विड, और ये CO2 बन गई गैस। तो अब कोई भी ऐसी कंबेशन रिएक्शन हो, ये हमें हमेशा याद रखना है, कोई भी कंबेशन रिएक्शन हो जिसके अंदर लिक्विड बन रहा है, कोई भी वाटर वेपर बन रहे हैं, लिक्विड के फॉर्म में बन रहा है, तो हमेशा उसके अंदर डेल्टा U की वैल्यू कम रहेगी, डेल्टा U की वैल्यू हमेशा उसके अंदर कम रहेगी। तो हमारा ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यदि इसके अंदर ये वाटर रिलीज नहीं होता तो फिर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आता। अब इसके अंदर क्या हो गया कि वाटर ये लिक्विड जनरेट हुआ है, यदि इस रिएक्शन में कोई भी कंबशन रिएक्शन के अंदर लिक्विड जनरेट नहीं हो रहा तो फिर उसकी डेल्टा U की वैल्यू इससे ज़्यादा रहेगी, अब वरना कम है, ठीक है, लेस देन डेल्टा U। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद रखने के लिए एक रिलेशन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग, उसके अंदर जितनी ज़्यादा ब्रांच बनेगी। तो इसको ही हमें ध्यान रखना है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इनमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम एन मिथाइल, एन पेंटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, दोनों के अंदर 5-5 कार्बन है, लेकिन इसके अंदर ब्रांचिंग आ गई 2 मिथाइल ब्यूटेन के अंदर, तो इसका कम हो जाएगा। तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा। इसका ऑप्शन हम साइड में बना लेते हैं, फिर इसमें मैच कर लेंगे। तो सबसे कम होना चाहिए 2 मिथाइल ब्यूटेन का, उससे ज़्यादा होगा पेंटेन इसका ब्यूटेन का, और उससे ज़्यादा होगा पेंटेन का। तो ये ऑर्डर हमें इसमें देखना है कहाँ पे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन और एन पेंटेन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऊपर दे रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, और तो इसमें ये एरोज गलत लगे हुए हैं, इन एरोज को ठीक कर लेंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम इज। पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमारे पास, तो सबसे पहले हम पोटेशियम लिखेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब इसके अंदर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी, जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन गया है, लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, उसी से सारी बातें बतानी है हमको। लास्ट सेल गया, लास्ट सेल आई है 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 4। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 4, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, s ऑर्बिटल के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास l की वैल्यू देखनी होती है, कैसे 0 1 2 3 4 तक तो नहीं लिखे जाएंगे। तो 0 किसके लिए होती है s, 1 के लिए p, 2 d और 3 के लिए f, s p d f 0 1 2 3। ये एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई। तो इसके लिए s ऑर्बिटल के अंदर चला गया, तो l की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 0, और l की वैल्यू 0 हो गई तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी इसके लिए क्या हो जाएगी 0। तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी 0।
इस फिल इन द ब्लैंक में हम लिखेंगे 0। आगे दे रखा है द शेप ऑफ कार्बोकैटायन इज। तो कार्बोकैटायन की शेप होती है हमारे पास ट्रायंगुलर। कार्बोकैटायन का मीन्स होता है जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। तो कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। और यदि हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो sp2 होती है। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन दे रखा है, यदि कार्बो एनाइन की पूछे तो उसमें उसकी बेंट शेप भी हो सकती है, लीनियर शेप भी हो सकती है, ट्राइगोनल पिरामिडल भी हो सकती है। तो वो उसके साथ जो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज। एक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल हमेशा करेगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर को। तो इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं इसे फिल इन द ब्लैंक के अंदर। आगे देखा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.01 मोल्स ऑफ इट। 0.01 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं? तो हमें पता है कि एक मोल किसी का भी हो, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, उसके अंदर कितने पार्टिकल या मोलिक्यूल कंटेन होते हैं? 0.23 इंटू 10⁻23। ये अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू है। तो यहाँ पे करते हैं उसने 0.01 मोल, तो हम भी कर देंगे यहाँ पे 0.01 मोल। तो ये 6.023। अब इसमें ये 1 था, 2 पॉइंट हमने आगे सरका दिए तो इसके अंदर माइनस कर देंगे 2 वैल्यू ऊपर की 10 की पावर में से। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 6.023 10⁻21। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये बड़ा 6.023 10⁻21। आगे दे रखे हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाटर मोलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसके अंदर वैसे तो हमें 5 दिख रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर रहेगा 1 और जो बच गए ना 4 वो चले जाएंगे कोऑर्डिनेशन के अंदर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद कॉपर आयन। वो 4 बच गए, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे कॉपर आयन के साथ। आगे हमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 0.025। इस 0.025 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो पॉइंट के बाद जब 0 दे रखे हैं या उससे पहले 0 दे रखे हैं कोई वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ नॉन जीरो नंबर देखने हैं। नॉन जीरो नंबर कितने हैं? 2 ही हैं सिर्फ, 2 और 5। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास एसर्शन ओरिजिन टाइप के क्वेश्चन आ गए। एसर्शन के अंदर फर्स्ट में कह रहा है कि ए सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड कैन एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस होते हैं वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो जो रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो ये इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारा फॉल्स हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट अब हमारे पास ऐसा एक ऑप्शन है कि जिसमें एसर्शन ट्रू हो, वो ऑप्शन हमारे पास होता है डी। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि एसर्शन तो हमारा गलत है और रीजन है हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि ग्रेफाइट इज एन एलिमेंट। ट्रू स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है। आगे रीजन में कह रहा है कि एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। कि एलिमेंट जो है प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और फर्स्ट वाले को इसने एक्सप्लेन कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, यानी कि एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है। रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि एसर्शन के अंदर एसिटाइलिन इज मोर एसिडिक देन इथेन। अब एसिटाइलिन क्या होता है? एसिटाइलिन हमारे पास हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है किससे? इथेन से। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली ट्रू है। सेकंड वाले में कह रहा है स्टाइलिन हैज sp कैरेक्टर ऑफ कार्बन देयरफॉर मोर s कैरेक्टर। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और सिंगल बॉन्ड के लिए sp3। तो यहाँ पे s कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, एक s है और एक p, यानी कि 50-50% हो गई। और 3 p और ये यानी 25-25% हो जाएंगे। 25% s कैरेक्टर, 75% इसमें p कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी ए आ जाएगा। दोनों चीज़ें आपस में एक्सप्लेन कर रही हैं और दोनों ट्रू भी है। अब हमारे पास ए सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका बी सेक्शन सोल्व। बी सेक्शन के अंदर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, दोनों 1-1 नंबर के हैं। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन दैट अलाउज जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। हमने वैसे पढ़ रखे हैं कि 4 ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। अब कह रहा है कि जी ऑर्बिटल बने तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? हम लिख दें जी यहाँ पे। तो हमने इसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पढ़ रखी है। एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए 2, एस के लिए, एफ के लिए 3, तो जी के लिए हो जाएगी 4।
और इसने पूछा है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ये तो हमारे पास आ गई एल यानी कि एजोमिथल क्वांटम नंबर। ये पूछ रहा है एन के लिए यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा L+1 यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे, वो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो इसके लिए हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 5। एक नंबर का था, सिर्फ हमें आंसर बताना है कि इसमें क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा 5। आगे दे रखा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनका ये क्वांटम नंबर हो गया। एन की वैल्यू दे रखी है 4 पे 4 दे रखी है। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन वाला रूल पढ़ रखा है कि किस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो n 2n स्क्वायर वाला n की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, तो हम n की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 32 इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक स्पिन की वैल्यू यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है m = -1/2। तो हमें पता है ये -½ हो गई। ऐसे ही हमारे पास +½ भी होती है। तो जितने पॉजिटिव के हैं उतने ही नेगेटिव के होंगे। तो टोटल 32 है, इसमें प्लस के हो जाएंगे 16 और उतने ही हो जाएंगे माइनस के। प्लस के भी 16 माइनस भी 16, यानी कि +½ तो 16 और ऐसे -½ भी 16 हो जाएंगे। तो इसमें -½ के पूछे हैं तो वो कितने हो जाएंगे 16, दोनों हाफ हाफ होते हैं इक्वल। तो ये हो जाएंगे 16। तो हमारा इस सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा सिर्फ 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इंक्रीज। जब हम उस बर्तन का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें कोई भी रिएक्शन दे रखी हो नीचे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन कुछ भी दे रखी हो, यदि उसमें ये कंडीशन बने हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा जगह मिल जाएगी तो प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसमें यही पूछा था कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिवर्स रिएक्शन इफ Kc फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज 8.3 10⁻³ हमें ये दे रखा है कि 8.3 इंटू में 10⁻³ हमें इसका रिवर्स में वैल्यू बताना है कि इसी रिएक्शन को रिवर्स करे तो हम इस वैल्यू को भी रिवर्स ही कर देंगे, यानी कि 1/में लिख देंगे। 1/में लिख देंगे तो ये कैसे की वैल्यू आ जाएगी हमारी इसके लिए, तो 10⁻³ नीचे था, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। इसको इक्वल टू में लिख के सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस पूरे को जब सोल्व करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो 1 को ये 10 तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 10⁻³ और ये 1 से 8.3 को डिवाइड करेंगे, 8.3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1204। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और अब ये 10⁻³ है, इसको आगे ले आएंगे यानी कि हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 120.4। बस ये तो हट ही गई, इसके अंदर वैल्यू आ गई। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा किसका, ऑप्शन नंबर ये सेकंड क्वेश्चन का। आगे हमें दे रखा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो पहले हम इस पूरे को इरेज कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने का हमने ये सीखा था कि पहले हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम ये क्रोमियम वाली ले लेते हैं, इसको हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर इसके बाद में सेकंड हाफ रिएक्शन को। तो हमारे पास फर्स्ट हाफ रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, पहले तो सेपरेट कर लेंगे दोनों रिएक्शन को। अब फर्स्ट वाली को सेपरेट करके बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट वाली में जो रिडक्शन है, पहले रिडक्शन को कर लेते हैं। रिडक्शन में हमारे पास दे रखा है Cr2O7 के ऊपर है 2 नेगेटिव चार्ज, ये दे रखा है, और इससे बन गया क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो पहले तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड में 2 क्रोमियम है, इधर 1 क्रोमियम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 क्रोमियम हो गए दोनों साइड। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन है उतने ही H2O जोड़ने पड़ेंगे हमें। उधर 7 ऑक्सीजन थे तो इस साइड में हम 7 H2O ऐड करेंगे। अब ऑक्सीजन तो इक्वल हो गए, लेकिन यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो हम इस साइड में 14 हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे। 14 हाइड्रोजन हो गई। अब इनके इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब हम सारे एटम तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन देखेंगे। इस साइड में 3 पॉजिटिव 2 जा, इधर तो गया प्लस का 6 चार्ज, प्लस 6 चार्ज, और इधर है हमारे पास 14 H पॉजिटिव और 2 नेगेटिव घटाएंगे तो 12
पॉजिटिव चार्ज बच गए इधर, और इधर है 6 पॉजिटिव। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस साइड में हम 6 नेगेटिव ऐड ये घटा देंगे, इस साइड से 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे, इधर भी 6 पॉजिटिव, इधर भी 6 पॉजिटिव। रिडक्शन वाली साइड बैलेंस हो गई। अब कर लेंगे हम ऑक्सीडेशन वाली साइड को बैलेंस। ऑक्सीडेशन वाली साइड में हमने दे रखा है C2H4O, और दूसरा इससे बन गया ये C2H4O2। तो इस साइड दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन इस साइड में एक ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने इधर जोड़ दिया H2O। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन इस साइड में 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, तो 2 हाइड्रोजन हम इधर जोड़ देंगे 2H पॉजिटिव। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। अब हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। इधर तो 2 पॉजिटिव है, इधर कोई भी पॉजिटिव नहीं है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो हम उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए इस साइड से 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड दोनों के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। तो ऊपर तो 6 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पूरे नीचे वाली रिएक्शन को हम 3 से गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3C2H4O प्लस में 3H2O, और इसके साथ क्या थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। इधर 3C2H4O प्लस में 2 3 6H पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो गई हमारे पास। अब हम इन दोनों को ऐड कर देना है, ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले को, और ऐड करके फाइनल रिएक्शन नीचे लिख देनी है। तो फाइनल रिएक्शन मैं नीचे लिख रहा हूँ। दोनों को ऐड करने के बाद इस साइड में Cr2O7 है, उसको नीचे लिख देंगे हम यहाँ पे Cr2O7, उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, ये 3C2H4O, 3C2H4O। इसके साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, 3H2O, और इधर थे 7H2O, तो ये दोनों हटेंगे, उस साइड में बच जाएंगे 4H2O। तो पहले तो हम एक साइड से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 14 हाइड्रोजन और इस साइड में 6 हाइड्रोजन, तो ये 6 उसमें से कट जाएंगे, 14 में से 6 गए तो कितने बच गए, 8 हाइड्रोजन। इस साइड में बच गए 8 हाइड्रोजन। एरो डाल के दूसरी साइड की, एक साइड तो बैलेंस हो गई, दूसरी साइड को लिख लेते हैं हम। इस साइड में जो दूसरी साइड बच गई हमारे पास 2 क्रोमियम है, 2Cr3 पॉजिटिव, प्लस में H2 को तो हमने कर लिया था, उसमें काट के। तो अब यहाँ पे और क्या बच गया, 3C2H4O2, और प्लस में इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं लिखे जाएंगे, फाइनल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, हमें उनको काटना भी जरूरी होता है। तो अब सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया, H2O, इधर 7 है, उधर 3 है, तो ये बच गए 4H2O। ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये हमारी फाइनल रिएक्शन आई बन के बैलेंस होने के बाद। तो ये हमारा 2 नंबर का दे रखा था, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन बैलेंस करना। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22, ड्रा द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड CH2 इक्वल टू CHOH। हमें ये एल्कोहल वाला ग्रुप दे रखा है, एल्कोहल का नहीं है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं। पहले हम इसको ओपन करके स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH कीटोन, ये एल्डिहाइड वाला ग्रुप है यहाँ पे। तो हमें इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर में हमें करना क्या होता है, बॉन्ड को शिफ्ट करना होता है। रिजोनेंस का मतलब ही बॉन्ड शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, इन दोनों बॉन्ड के बीच में, यानी कि हम इसको ठीक तरीके से बनाएं। हमने इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक बड़ा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन वापस भेज देगा। तो ये कैसे किस तरीके से बन गया, इधर हो गया CH2, इसका एक बॉन्ड कम हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इधर, तो ये बन गया CH। आगे यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे डबल बन गया CH, और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से ही था। अब एक ऑक्सीजन के पास इसके बॉन्ड वापस आ गए ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास इस कंपाउंड का, जो भी कंपाउंड हमें दे रखा था। आगे क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन विद एग्जांपल। तो बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो पहले तो इसमें हम डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। तो सीधा लिखेंगे बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, दोज सॉल्यूशन which resist the change of pH। यदि हम उनके अंदर pH को चेंज करना चाहें तो वो चेंज ना होने दें, उसको रोकने की कोशिश करें। अब ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप में क्या आ जाएंगे, पहली टाइप तो एसिडिक बफर,
दूसरी टाइप हो जाएगी बेसिक बफर, बेसिक बफर, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर किससे बनेगा? वीक एसिड से प्लस में उसके साल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। और बेसिक बफर किससे बनेगा? उसके अपोजिट हो जाएंगे, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। जो नाम है ना उस वाला तो वीक, उससे अपोजिट वाला स्ट्रॉन्ग। तो एसिडिक के एग्जाम्पल बता दें हम। एसिडिक का एग्जाम्पल आ जाएगा एक वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, कोई भी एक एसिड लिख देंगे। प्लस में सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये तो हो गया एसिडिक का। ऐसे ही बेसिक का लिख देंगे। बेसिक के में आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस में अमोनियम क्लोराइड, उसी का सेम होना चाहिए दोनों पॉजिटिव पार्ट वाला, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये हमारे पास हो गया एसिडिक बेसिक बफर। अब हमारे आगे क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म शो करना है। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन कैसे होगा। रिएक्शन में जैसे कि हमने बेंजीन लिया, ये हमारे पास हो गई बेंजीन। अब इसके लिए कंडीशंस होती है हमारे पास, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप को ऐड करना होता है। तो ये जो एसाइल ग्रुप हो गया हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये एसाइल ग्रुप हो गया। और इसकी एडिशन की कंडीशन होती है कि हम अनहाइड्रस AlCl की 3 में प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो एसाइल ग्रुप है, क्लोरीन तो यहाँ से हट जाएगा और ये वाला पूरा ग्रुप इस बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। इस तरीके से जैसे हम बताएं, ये हमारे पास बेंजीन है, इसके यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O एक साइड में और दूसरी साइड में ये CH3। चौथा ये जो Cl था यहाँ से हट गया इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन के साथ, तो साथ में क्या बनेगा HCl। तो ये रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी को पार्ट्स में लिख सकते हैं हम। पार्ट्स में कैसे लिखेंगे? तो जैसे इसमें मैकेनिज्म पूछा है तो पहले तो इस तरीके से लिखेंगे कि जो CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, ये इस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ। तो ये क्लोरीन हट के चला जाएगा इधर इसके पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोकेटाइन बन गया, साथ में क्या AlCl4। अब ये जो बन गया ना हमारे पास, ये बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। तो हम इसका बेंजीन के ऊपर अटैक दिखा देंगे अब कि ये किसके ऊपर अटैक कर गया, इस बेंजीन के ऊपर। और ये फिर प्रोडक्ट बना देंगे हम इसका, कि वहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है। ये इसके ऊपर जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CH3, वहाँ पे हाइड्रोजन भी था। अगले स्टेप में हाइड्रोजन को हटा देंगे, ये हम फाइनल प्रोडक्ट बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म हो गया। तो ये थे हमारे पास 24 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म हो गया। अब इसमें और में क्वेश्चन और दे रखा है, ड्रा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, विच ऑफ कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल एंड वाई। तो पहले हम इनको हटा देते हैं यहाँ पे और इसकी न्यूमैन कन्फर्मेशन बनाते हैं। तो हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखे थे, किसके लिए बनाना है? इथेन के लिए। तो हम इथेन के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। इसमें ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं। ये हो गए, एक कार्बन फ्रंट में है, एक कार्बन उसके बैक साइड में है। तो ये दो तरीके से बनेगा। ऐसे 3 हाइड्रोजन तो अगले कार्बन के हो गए और 3 हाइड्रोजन जो पिछली साइड में कार्बन है ना उसके हो जाएंगे। इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन। तो ये तो हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म आ गई, SDAGGERRED स्टैगर्ड फॉर्म। दूसरी हमारे पास बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएंगे हाइड्रोजन्स, ठीक है, बिल्कुल इन्हीं के साथ साथ। जैसे कि ये इन्हीं के जस्ट पीछे निकल के आ रहा है एक हाइड्रोजन, इसके पीछे भी जस्ट ऐसे दिखा देंगे डॉटेड करके, एक इसके पीछे दिखा देंगे जस्ट ऐसे हाइड्रोजन। तो ये यानी कि सेम उसी हाइड्रोजन के पीछे एक दूसरा हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड में ये पूछा है कि स्टेबल कौन सी होती है। तो स्टैगर्ड वाली मोर स्टेबल, ये होती है मोर स्टेबल, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम रिपल्सन होगा। अब ये मोर स्टेबल क्यों है? इसका सीधा सा आंसर है ड्यू टू लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन, क्योंकि डायरेक्शन ही अपोजिट हो गई। ये तो इसमें एक दूसरे के जस्ट पीछे आ रहे थे तो उनमें रिपल्सन हो सकता है, लेकिन इनके अंदर रिपल्सन नहीं है, दोनों में काफ़ी डिस्टेंस हो गया। तो ये इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसके अंदर दे रखा है, अरेंज द एलिमेंट नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन एंड सल्फर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी
तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की। उससे कम आ रही है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में बढ़ेगा तो सिंगल बॉन्ड, लेकिन P4 4 मॉलिक्यूल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो कम हो जाएगा उससे। और सल्फर में 8 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, लेकिन यहाँ पे इसका सबसे कम रहेगा। तो ये तो हो गई इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देंगे वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन, फिर फॉस्फोरस और सबसे लास्ट है सल्फर। आगे इसके बी में दे रखा है इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर का सेकंड में दे रखे नॉन मेटालिक करेक्टर। नॉन मेटालिक करेक्टर का ऑर्डर इसमें अलग रहेगा। सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर होगा ऑक्सीजन। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरीके से बता देंगे। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद हो जाएगा सल्फर, फिर फॉस्फोरस। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ट्रेंड्स। तो ये इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटालिक करेक्टर है। आगे दे रखा है असाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखे है NS2 Np4 4 n = 3। तो ये है, इसमें n की वैल्यू हमें 3 रखनी है। क्या दे रखा है? NS2 Np4 और n की वैल्यू कितनी रखनी है? फर्स्ट वाले में 3। जब 3 वैल्यू रखेंगे तो क्या बन गया? NS2 3s2 3p4। तो 3s2 3p4। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने याद कर रखी है, क्या बनती है यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लेकिन यहाँ पे ये दे रखे 3p4 तक के। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 10 2 12 और 16। तो 16 आ गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? p ऑर्बिटल के अंदर। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? p ब्लॉक का एलिमेंट है ये। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में चला जाए, s में, p में, d में, f में, तो वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो ये किस में आ गया? p ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और ये कितने पे पहुंचा था? 16 पे। तो इसका ग्रुप कौन सा हो गया? इसका ग्रुप हो गया 16 ग्रुप। 16वें ग्रुप के अंदर है ये एलिमेंट। ठीक है। और पीरियड हो जाएगा इसका थर्ड। n की वैल्यू 3 हो गई, तो इसका पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड है इसका। ऐसे ही सेम हम इसके दूसरे पार्ट का देख लेंगे, n-1 d ns। तो इसमें n की वैल्यू 4 दे रखी है, n-1 और आगे दे रखा है d2 ns2। तो ये हमारे पास n की वैल्यू 4 रखनी है इसके अंदर। 4 में से एक गया यहाँ पे 3d2 और यहाँ पे 4s2। s सब सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये s और s ब्लॉक के अंदर चला गया सीधा, s ब्लॉक। और 3d2 यानी कि 20 2 22, एटॉमिक नंबर 22 हो गया। ठीक है। तो इसका ये ब्लॉक हो गया d, ग्रुप हो गया इसका 4 सेल के अंदर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इसका ग्रुप क्या हो गया? 4th। तो ये डिटेल्स पूछी थी हमारे पास कि ये इसकी पोजीशन क्या है। इसका एस ब्लॉक हो गया, 4th ग्रुप हो गया। 4th ग्रुप है तो पीरियड भी 4th हो जाएगा इसका, 4th पीरियड। तो ये चीज़ें एक हो गई हमारे पास। ये जो ए और बी सेक्शन कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास कंप्लीट हो गया ये सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।